हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को जो कि हिस्ट्री से लिए गए हैं और आपके जूनियर एडेड सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो भारत में व्यापारिक लाभ को देखते हुए पुर्तगाल के लोगों ने भारत आने के लिए मार्ग को ढूंढना आरंभ किया और इसी क्रम में क्रिस्टोफर कोलंबस ने वर्ष 1492 ईस्वी में अटलांटिक महासागर पार कर अमेरिका पहुंचा। कोलंबस जो था वह खोज तो करने निकला था भारत के लिए समुद्री मार्ग की, लेकिन वह अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका की खोज किया, यानी कि अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। जबकि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है वह वास्को डिगामा ने किया था 1498 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो मसालों की तलाश में जब प्रथम बार पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला और यहाँ से वे मसाला तो लेके गए ही और मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेकर गए और कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के जो सूती कपड़े होते थे उनको कैलिको कहा जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो वेनिस यानी कि इटली का एक यात्री और अन्वेषक था जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो मुगल कालीन भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। 20 मई और 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत पहुंचा। और भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज़ और अंग्रेज़ के बाद डेनिस, डेनिस के बाद फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। और उसके साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि पुर्तगाली जो थे व्यापार करने के लिए सबसे पहले आए थे लेकिन गए सबसे लास्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो ट्रेवरनियर नाम का फ्रांसीसी यात्री था जो कि मुगल काल में भारत की 6 बार यात्रा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ट्रेवरनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक अरविंद घोष जो थे उनका आश्रम पांडिचेरी में स्थित है और आश्रम को औरोविले आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और पांडिचेरी जो था वह पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेश था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण जो होता है वह प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र जो है वह पिछड़े तथा कमज़ोर राष्ट्र पर अपनी राजनीतिक व आर्थिक नीतियों को ज़बरदस्ती लागू करता है। और जब मजबूत राष्ट्र पिछड़े राष्ट्र पर अपनी राजनीतिक व आर्थिक नीतियों को ज़बरदस्ती लागू करता है तो उस देश के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप था? तो पूछा है दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच व्यापार का रूप था और जिसमें सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और जो तैयार कपड़ा था उसको बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। और बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन भी नहीं था कि वे कपड़े जो उसने बनाए हैं, तैयार किए हैं, वह कपड़े किसके लिए बनाए गए हैं और किस कीमत पर बेचा गया है। तो इसी व्यापार के रूप को कहा गया था दादन व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है यह एक फौजदारी अदालत थी और बी है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो बंगाल के जो गवर्नर थे वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में दीवानी और फौजदारी न्यायालय को श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया और जिसको दीवानी अदालत कहा जाता है। तो यह एक फौजदारी अदालत है। जो ए ऑप्शन है वह जो है वह गलत आंसर होगा, जबकि बी यानी कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, यह ऑप्शन जो है आपका सही है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए गलत है और बी जो है वह आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी और यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई, कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री जो है वह सूरत में स्थापित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर होगा, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है यह पूछा है। तो कार्नवालिस जो थे अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित थे, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त को प्रारंभ किया था कार्नवालिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर है। और विलियम बेंटिंग सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, विलियम बेंटिंग जो थे उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन एक्ट को पारित किया था, यह ऑप्शन भी सही है। और लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लिटन जो थे वह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित थे, ये भी सही है। और रिपन जो थे वो
रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, यानी कि रिपन जो थे वह स्थानीय स्वशासन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सुमेलित नहीं है, और ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी वो जो हैं सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था, और जिसमें कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौते हुए, और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। और इसी व्यवस्था को, यानी कि जो स्थायी व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को ताल्लुकदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था और ज़मींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अस्थायी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जो है वह गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो अंग्रेजी शासन काल में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में महालवाड़ी प्रथा का प्रतिपादन किया गया, और यह जो प्रथा थी वह राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी, जिसे कि मध्य भारत के कुछ भागों में और गंगा के दोआब क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में लागू किया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी जो थी वह गांव के मुखिया के साथ राजस्व के लिए अनुबंध करती थी, और गांव का जो राजस्व वसूलना तथा जमा करने का जो दायित्व था वह होता था गांव के मुखिया का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महालवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू किया? तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने बंगाल में राजस्व व्यवस्था की स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, और इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। यानी कि जो राजस्व व्यवस्था की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको जमींदारी व्यवस्था और इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया, और यह व्यवस्था भारत के 19% भाग पर लागू की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस्तमरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? तो कृषि के क्षेत्र में तीन कठिया व्यवस्था का संबंध जो था वह बिहार राज्य से था, और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के समय बिहार में किसानों को अपनी भूमि के 1 बीघे ज़मीन में से 3 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और इसी व्यवस्था के विरोध में, जो नील की खेती को लेकर व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था के विरोध में महात्मा गांधी ने 1970 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था, जो कि गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देने के कारण वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश सांसद के द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, जिसका कारण क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की ताकि कंपनी को
व्यापार करने का एक आधार मिल जाए और वहाँ से फैक्ट्री जो है वो अपना काम चला सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर होगा, एक आधार या बेस स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्ट्री जो है अपना काम चला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से प्राप्त दीवानी राजस्व का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया? तो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम को पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली की शुरुआत जो है दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में थॉमस मुनरो द्वारा किया गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी जो राजस्व प्रणाली है उसको मद्रास प्रांत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो स्थानांतरित कृषक थे उनको समस्या करना पड़ा था, उनकी गतिविधियां जो हैं वो उसको प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं और लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग की परिषद के विधि सदस्य थे और मैकाले का यह कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो तन से तो भारतीय होगा परंतु मन से अंग्रेज रहेगा, यह कहना था मैकाले का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, अंग्रेजी शिक्षा से। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।